से सुनना है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट हीट ट्रांसफर। कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा, तो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, हम सबको पता है। इसी के कैलकुलेशंस को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज थर्मो एंड डायनेमिक्स। इसके आगे बढ़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से आप क्या समझते हो? कौन बच्चा बताएगा, मुझे बताते चलो ताकि मैं आपसे सुनता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। पुष्पा बताओ बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से क्या समझते हो? सर वो स्पेसिफिक पोर्शन जिस पे मतलब हम फोकस करते हैं या उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, तो स्पेसिफिक, सही बताया आपने, शाबाश। जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी एक ऐसा मास, ऐसा यूनिवर्स का कोई ऐसा टुकड़ा जिसमें हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, जिसके थ्रू हीट इनपुट आउटपुट स्टडी कर रहे हैं, वर्क इनपुट आउटपुट स्टडी कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टम। तो इट इज मास, है ना, कोई एटम्स होंगे, कोई मास होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम के बाहर वाली सारी चीजें कहलाएंगी सराउंडिंग्स, और सिस्टम और सराउंडिंग का जो इंटरफेस होगा उसको क्या कहेंगे, सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री। तो जितने भी हम हीट की बात करेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सभी की सभी चीजें कहाँ पे होंगी इंटरेक्शन, दे आर इंटरेक्शन अक्रॉस सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस हीट ट्रांसफर, सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस वर्क ट्रांसफर, ये सब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पूरे के पूरे को सिस्टम प्लस सिस्टम बाउंड्री प्लस सराउंडिंग्स, ऑल ऑफ देम, इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है बेटा, यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ सिस्टम बेस्ड अपॉन ऑल दीज थ्री थिंग, टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें। अच्छा, आपको ये पढ़ना हो, मैं सारा बताता चल रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना हो बाद में कुछ क्लैरिटी में कमी रह जाए तो ये नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज क्या है, बट मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, जस्ट टू सेव टाइम एक बार मैं बताता हुआ चला जाता हूँ, सो दैट वी कैन टारगेट मोर एंड मोर क्वेश्चन इन द क्लास। ठीक है बेटा, अगर इन बिटवीन कोई डाउट आए तो आप हैंड रेज करके पूछ लेना। फिर सिस्टम के भी तीन टाइप, बेसिकली तीन टाइप होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम में ओपन सिस्टम क्या होगा, देखो मैंने अभी बोला कि इधर तो वर्क ट्रांसफर होगा या इधर तो हीट ट्रांसफर होगा। तो इन दोनों को ट्रांसफर करने के दो तरीके, या तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर इन टर्म्स ऑफ मास। अगर सिस्टम को कोई मास लीव करता है, जैसे ये देखो ये फ्लास्क है, इसको अगर हीट किया जाए नीचे से तो वाटर या कोई भी लिक्विड इसमें वो इवेपोरेट करेगा। और इवेपोरेट करने का मतलब है कि गैसियस फॉर्म में मैटर इस सिस्टम को छोड़ के जा रहा है। अब बाहर जाता हुआ गैस है, जो वेपर्स है, उनके पास कुछ तो मास होगा और कुछ उनके पास उनकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी एंड मास गो टुगेदर। कोई भी मास अगर सिस्टम को छोड़ के जाता है तो वो अपने साथ एक एनर्जी लेके जाएगा। या फिर अगर मास सिस्टम से एग्जिट नहीं कर रहा, जैसे सेकंड सिस्टम है, मैंने इस पर कैप लगा दिया, अब सिस्टम से मास बाहर नहीं जा सकता, बट एनर्जी कैन स्टिल गो आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट, कंडक्शन हो गया, है ना, या रेडिएशन हो गया। कन्वेक्शन में तो मास जाएगा, बट कंडक्शन और रेडिएशन के अंदर मास बाहर नहीं जाएगा। ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में आपको फिर से बताऊंगा। बट हीट कैन गो आउटसाइड द सिस्टम विदाउट मास ट्रांसफर, लेकिन अगर मास बाहर जा रहा है तो जरूर और जरूर अपने साथ एनर्जी लेके ही जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए तीन टाइप ऑफ सिस्टम है, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड। ओपन में मास जाएगा बाहर, मास जा रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी लेके ही जाएगा। क्लोज में मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा। और आइसोलेटेड में ना तो मास बाहर जा सकता है सिस्टम से और ना ही हीट या फिर एनर्जी बाहर जा सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड में एक और बताता हूँ, वो होता है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड और आइसोलेटेड एक जैसे दिख रहे होंगे आपको सुनने में, बट इंसुलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस है कि इंसुलेटेड सिस्टम में वो हमने कृत्रिम रूप से या फिर टेम्परेरी रूप से उसको बाहर से थर्मल इंसुलेशन लगा दिया, जैसे कि ये फ्लास्क है, इसके बाहर हमने कोई ऐसा थर्मल इंसुलेशन लगा दिया जिससे हीट ट्रांसफर मिनिमाइज हो गया, जीरो नहीं हुआ, मिनिमाइज हो गया। इसका एग्जांपल क्या दें, थर्मस होता है ना, थर्मो फ्लास्क, मिल्टन की बोतल होती है, गर्म पानी डालते हैं उसमें, तो वो क्या है एग्जांपल, वो इंसुलेटेड सिस्टम है। अगर उसको पूछो कि सर कट टू कट बिल्कुल ट्रू टर्म्स में बता दो तो दैट इज इंसुलेटेड सिस्टम। बट हम उसको एग्जांपल अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आएगा तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम पूछा जाए तो क्या बताओगे? आइसोलेटेड सिस्टम का ट्रू एग्जांपल तो है, ट्रू एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स। और क्लोज एग्जांपल है, क्लोज टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, लगभग लगभग वाला एग्जांपल क्या है? थर्मोफ्लास्क।
क्लोज टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के आसपास का जो सिस्टम है, जो उसको मिमिक करता है उसकी प्रॉपर्टीज को, वो क्या है? थर्मोफ्लास्क या थर्मस, जिसमें पानी डाला, बंद कर दिया, अब हीट भी नहीं जा रही बाहर और मास भी नहीं जा रहा, मास भी नहीं जा रहा, तो फिर वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ट्रू टर्म्स में तो आइसोलेटेड सिस्टम का एक ही एग्जांपल है, वो है यूनिवर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स को एज ए होल सिस्टम ले लो तो उसकी कोई सराउंडिंग्स ही नहीं बचती। अब सराउंडिंग्स ही नहीं है तो हीट ट्रांसफर कहाँ होगा और मास ट्रांसफर कहाँ होगा? तो ये आपको समझ आता है। इंसुलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसपे थर्मल इंसुलेशन, मान लो आप रजाई ओढ़ के सो गए सर्दी में तो आपको ठंड नहीं लग रही, तो आपकी बॉडी क्या हो गई? इंसुलेटेड सिस्टम हो गई। आपने थर्मल इंसुलेशन लगा लिया, अब आपके शरीर से निकलने वाली हीट बाहर के ठंडे एनवायरनमेंट में जा नहीं पा रही है, तो दैट इज इंसुलेटेड। ठीक है, चलो बेसिक बातें समझ आई। इससे इर्द गिर्द ऊपर नीचे सवाल आएंगे, आप कर लोगे, पूरा भरोसा है। कुछ एग्जांपल है ओपन सिस्टम, जैसे कॉफी रखी हुई है तो वेपर्स जाएंगे बाहर, वेपर्स बाहर जाएंगे तो मास तो जाएगा, और मास जा रहा है तो एनर्जी लेके ही जाएगा, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आगे बढ़े, क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है। तो अब देखो, इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी पे हमारा बाकी का सारा स्टडी फोकस रहेगा। जो हम पढ़ेंगे ना, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, वो इसी के ऊपर फोकस रहेगा। सिस्टम यहाँ पर है आइडियल गैस। ये आइडियल गैस ही वो मैटर है, वही पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, वही मास है जिस पर हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं। इस आइडियल गैस को ही हम हीट देंगे। मान लो हीट कर रहा हूँ नीचे से, तो इस आइडियल गैस में ही हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर ये आइडियल गैस वर्क कर रही है, इस पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है, तो ये आइडियल गैस ही है जो वर्क डन कर रही है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम है आइडियल गैस। अब ये क्लोज सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये गैस इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, बट ये वर्क डन कर सकती है, हीट एक्सचेंज कर सकती है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज इट कैन नॉट लीव द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बट वी कैन डू एनर्जी इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शंस विद दिस आइडियल गैस। तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। तो इस वाले सिस्टम को ध्यान में रखना, जब भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे यही आएगा, तब पूछेंगे सिस्टम क्या है, तो आइडियल गैस इज द सिस्टम। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आइडियल गैस इज द सिस्टम। ठीक है, अब इतना चीजें ध्यान रखते रखते आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड में मैंने बताया यूनिवर्स इज द एग्जांपल, और क्लोज एग्जांपल क्या है? क्लोज टू थर्मोफ्लास्क। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम ऐसा होता है जिसमें मास फ्लो रेट की बातें करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, अभी छोड़ देते हैं। कंट्रोल मास सिस्टम है कि जिसका मास ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड, कि जितना मास है 1 किलोग्राम ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 20 मिलीग्राम ऑफ गैस, तो दैट इज फिक्स्ड मास ना। तो फिक्स्ड मास सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। तो फिक्स्ड मास सिस्टम है ना, तो ये हो गया। तो फिक्स्ड मास सिस्टम, और वो भी कौन सा वाला? क्लोज वाला। ये हमारा स्टडी का पॉइंट रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ रहे हैं तो फिक्स्ड मास सिस्टम एंड दैट टू अ क्लोज्ड सिस्टम, इस पे हमारी स्टडी होंगी सारी की सारी। बस अब तुम्हें इतना समझ आया, तो अब पढ़ते हैं। ये व्यू पॉइंट छोड़ दो, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लेना, अदरवाइज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिक एक डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो। ठीक, माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर इज कंसीडर्ड, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स या एटम इज कंसीडर्ड। जैसे किस वेलोसिटी से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कितना इनके बीच में, क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन्स के बीच में टाइम है, मीन फ्री पाथ क्या है, वो सब चीजें बात करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, कि हम एक एक एटम को या एक एक मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। और अगर एग्रीगेट सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को एक एज ए होल देख रहे हैं, देखिए मेरे पास बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसके एटम्स के बारे में बात करूं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक। और इस पूरे बोतल के साथ एक जो पानी है इसको एज इट इज देखूं, तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक। और उसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स यानी मास। ठीक है, मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में। ठीक है, तो अब हमें तीन चीजें क्लियर हुई कि अब आगे की स्टडी में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक व्यू से पढ़ेंगे सारी चीजों को। दूसरा, कंट्रोल मास के साथ पढ़ेंगे कि मास फिक्स्ड रहेगा। और तीसरा, सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम होगा। तो ये सारी की सारी चीजें समझ आई। अब इसके बाद की बात, अब देखो क्या बात करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बेटा? इंटेंसिव या फिर एक्सटेंसिव। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बता दो, तो इंटेंसिव को देखो,
समझ नहीं आए, मान लो ये शब्द समझ नहीं आ रहा, तो इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या है, सिस्टम का जो विस्तार है या सिस्टम की जो बाउंड्रीज है उसके इंडिपेंडेंट हो प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर डज नॉट डिपेंड, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटेंट, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड। एक बाल्टी पानी था, उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने एक मग्गा पानी भर लिया उसमें से, तो मग्गे में पानी का टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो मास पे डिपेंड नहीं किया, पूरी बाल्टी को एक साथ ले लो या एक मग्गा एक साथ ले लो। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट या फिर मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो प्रेशर है, कहीं भी नाप लो सेम आएगा। टेम्परेचर है, डेंसिटी, अब डेंसिटी वाटर की 1000 थी, मग्गे में भरा तो भी 1000 है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव की बात करें, दे विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम की। कम लिया, एक मग्गा लिया तो एक मग्गे की वॉल्यूम, एक मग्गा भरा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वही उसकी एनर्जी। तो दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन क्या, मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के मास पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। जैसे वेट, लेंथ, एंट्रोपी, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, टोटल एंथैल्पी, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ आई। अब उसी सिस्टम को रिमेंबर को करो जो मैंने अभी क्लोज सिस्टम बताया था जिसमें आइडियल गैस भरी हुई थी। ठीक है, तो अब उस आइडियल गैस को स्टडी करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कि आइडियल गैस होती क्या है। एक बार ये तीन चारों लाइनें मन मन में पढ़ो, अगर पूछा जाए आइडियल गैस के प्रॉपर्टीज क्या है तो एक बार ये चारों पढ़ो। द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन करते रहेंगे, रैंडम मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक रिजिड स्फीयर्स, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, तो अंदर एनर्जी लॉस नहीं होगा, कोलिजन हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोमेंटम का लॉस नहीं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। प्रेशर अकर्स ड्यू टू, प्रेशर अकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सिस्टम बाउंड्री। इसके अलावा एक और बात होती है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ दीज एटम्स आर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सिस्टम के डायमेंशन। जैसे ये सिस्टम है बेटा, ये कोई डब्बा है जिसमें गैस भरी हुई है, तो इस डब्बे का साइज काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एटॉमिक साइज ऑफ द गैस। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस तभी होगी जब सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमेंशन पूरे सिस्टम के डायमेंशन से कम होगा। ठीक है, मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन्स बहुत रेयरली हो रहे होंगे, ये सारी चीजें अगर फॉलो हो रही है तो इट इज एन आइडियल गैस। ठीक है, Yes, sir. ऐसा कब होगा, रियल गैस इज बिहेव्स लाइक आइडियल गैस इन कंडीशंस, रियल गैस होती है इट बिहेव्स लाइक आइडियल गैस कब, PV is equal to NRT. एट वेरी लो डेंसिटीज। ठीक है, जब डेंसिटी बहुत लो हो जाए, कम डेंसिटी यानी कि आप स्पेस में चले जाओ, फ्री स्पेस में चले जाओ, तो वहां पे बहुत रेयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, डेंसिटी बहुत कम होती है, तो उस जगह पर रियल गैसेस भी आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम क्वेश्चन करते हैं वहां पे तो 1000 बार लेते हैं, हैवी प्रेशर्स लेते हैं, हाई डेंसिटी हो जाती है गैस की, तो फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि रियल गैस के इक्वेशंस को हमें लगाना एटलीस्ट इन 11th 12th का सिलेबस दैट बिकम्स टू हेक्टिक, उसको सॉल्व करना हमारी सिलेबस के और कैपेबिलिटीज के बाहर है। ठीक है, तो रियल गैसेस की बजाय हम आइडियल गैस इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, इसलिए जब आप कैलकुलेशंस करोगे या उनको मैच करोगे ना प्रैक्टिकल करके, तो मैच होती नहीं है रियल लाइफ में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए रियल गैस इक्वेशंस ही यूज करनी चाहिए, और करते भी है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर बोल दिया एयर एट 2 बार, तो वी विल ओनली अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। ये बात याद रखना, क्वेश्चंस में काम आएगी आगे। आइडियल गैस इक्वेशन ही हमें पता है, हम ये अजम्पशंस जानते हैं, हमारा जो कंडीशन है वो इसको फॉलो नहीं करता, फिर भी हम यूज करते हैं क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आइडियल गैस एज फार एज अवर सिलेबस इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, ये ध्यान में रखते हुए फिर प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, बोलो सबके सब, फोर्स अपॉन Area. एरिया, Area. फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर।
और अभी ऊपर बताया था कि प्रेशर आता कहाँ से है, ये सिस्टम की बाउंड्री है सिलेंडर की, यहाँ पे मॉलिक्यूल बम्बार्ड करेंगे, कोलिजन करेंगे, ऐसे आएगा, वापस कोलिजन करेगा, तो इसका एवरेज मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा ना बाउंड्री पे, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट। बट क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक वाला हम ले ही नहीं रहे, माइक्रोस्कोपिक ले रहे हैं, तो वी विल ओनली लर्न दिस कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये सबको फॉर्मूला पता है। इसके बाद बताओ, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ के मुझे आंसर दे दो ABCD चैट बॉक्स में फटाफट से, जब तक पढ़ा एक बार वेरीफाई हो जाएगा। पोल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कुछ दिन से, पता नहीं कुछ हो गया है इसमें, पोल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है गूगल पे। सर आपको मीटिंग का होस्ट भी नहीं दिखा रहा। हम्म, सर आपको मीटिंग का होस्ट नहीं दिखा रहा। मीटिंग पे क्या दिखा रहा है मुझे? सर होस्ट नहीं दिखा रहा आपको मीटिंग का। अच्छा, मुझे मीटिंग का होस्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, आई डोंट नो यार, मैं तो ज्वाइन तो ऐसे ही कर रखा है मैंने। चलो आप इसका चैट बॉक्स में दो, आई विल ट्राई समथिंग। केमिस्ट्री और मैथ की क्लास में पोल्स चल रहे हैं आपके? सर वहाँ तो यूज ही नहीं करते ना हम लोग, मतलब अच्छा, यूज ही नहीं करते यार, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा, नहीं तो मजा तो पोल्स में ही आता है, तभी तो मैं आपको जज कर पाता हूँ यस सर। और आपको भी फील उसी में आती है। अरे यार चलो अभी करो, आई विल कनेक्ट विद द पीपल जिन्होंने मेरे को दिया है ये। होस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? कोई नहीं, लिंक बदल देंगे, है ना, अपनी आईडी से लिंक बना लेंगे। तो सिस्टम क्या बोल रहा है कि सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, आपको दिख रहा है कि ऊपर से पानी जा रहा है, मास एंटर किया, मास आउटपुट गया। अब अभी बताया था कि अगर मास इंटरेक्शन हो रहा है तो अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यस यस सर। तो एनर्जी और मास दोनों इंटरेक्शन हो रहे, तो कौन सा सिस्टम हुआ बेटा? ओपन सिस्टम। ओपन ओपन। ओपन। ठीक है, अब जितने बच्चों को समझ आया एक बार दिल भेजो, जितने बच्चों को अब तक का सब कुछ समझ आया जो मैंने बताया, एक ही बार भेजना है, एक बार दिल, एक बार। हाँ ठीक है, क्योंकि पोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मुझे इसी से आइडिया लगेगा। ठीक है, शाबाश, कर लो करो। हो, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एन ओपन सिस्टम? तो क्या है? बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पोर्ट, ऑप्शन सी, बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पोर्ट। तो बॉइलिंग करेगा, ऊपर मास जाएगा, एनर्जी अपने साथ लेके जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, आइसोलेटेड सिस्टम क्या एक्सचेंज कर सकता है? आइसोलेटेड सिस्टम, डी। डी। ये टर्म कौन सा है? आइसोलेटेड। अब सोचो, सुनो, रुको, आंसर सही से देना आप। मैंने बोला आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड है, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मास नोर एनर्जी। और अगर मैं इंसुलेटेड लिख दूं तो? एनर्जी सर होगा। मास कर सकता है बट दोनों नहीं कर सकता है, करेगा। दोनों कर सकता है। क्यों? देखो, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, मान लो आपको ठंड लग रही थी, आपने रजाई ओढ़ ली, अब मुंह बाहर है आपका, आप इंसुलेट तो हो गए, लेकिन आप ब्रीथ कर रहे हो ना, तो मुंह से मास का लॉस भी हो रहा है, एनर्जी का भी हो रहा है। यस सर। और अगर बोल दे कि परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम है, परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब कि एनर्जी का इंटरेक्शन रोक दिया, है ना, उसके बारे में हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? स्मार्टली आइसोलेटेड। कभी कभी इंसुलेटेड आएगा तो आप समझ जाओगे, ये भरोसा रखो कि क्या करना है उस तरीके से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन सी होती है बताओ? व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल बिहेवियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाबाश। फिर और मैक्रोस्कोपी क्या होती है? एवरेज। एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द, एवरेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? वॉल्यूम। वॉल्यूम सर। जो सिस्टम के एक्सटेंट पे डिपेंड करे, टेम्परेचर करता है? नहीं करता। प्रेशर भी नहीं करता, डेंसिटी भी नहीं करता। वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम या एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, if you double the mass of a system its temperature remains constant, what happens to an intensive property? अनअफेक्टेड। समझ आया? यस सर। सर मास डबल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इट इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है, अगला करो। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, if the volume of a gas is halved while keeping the temperature constant, what happens to the pressure? तो आइडियल गैस लॉ के दो लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। उनको इकट्ठा करके हम क्या लिखते हैं? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देखो क्या बोल रहा है,
इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ, यानी V2 इज इक्वल टू V1/2 और कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट यानी T1 इज इक्वल टू T2। ये दो कंडीशन इस फॉर्मूला में लगा और बताओ कि वॉल्यूम के साथ क्या होगा, सॉरी प्रेशर के साथ क्या होगा। क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे यार। P1 V1 को रख दो V1 और T1 को रख दो T1 और P2 को एज इट इज रख दो, वॉल्यूम V2 को रख दो V1/2 और T2 को रख दो T1 के बराबर, क्योंकि बराबर थे। डबल हो जाएगा सर। V1 कट गया, T1 भी कट गया, तो P1 इज इक्वल टू P2/2। 2 तो प्रेशर क्या होगा, P2 बिकम्स हाफ 2 टाइम्स ऑफ P1, डबल 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 हो जाएगा ना, हाफ नहीं होगा। तो ये करके देखना, लास्ट स्टेप नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा हाफ हो गया, तो इट डबल्स, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा। और वैसे भी देखो यार, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम स्क्वीज किया तो प्रेशर बढ़ेगा ना, यस डबल। सर। PV इक्वल्स टू NRT से भी तो पता लग सकता वो सेम ही इक्वेशन है, एनआरटी हटा दो ना, एनआर तो कांस्टेंट ही हो गया, इसको ये भी तो लिख सकते हो, इट इज कांस्टेंट, और ये क्या होगा एनआर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, समझे। है। यस सर। ठीक है, अब करो, प्रेशर इन अ गैस इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ सर B। B molecular collisions with the B. container wall, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप सबने सभी आंसर सही दिए। अब हमें बेसिक चीजें समझ आ गई कि हम थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या यूज करेंगे और किस तरीके से मामला सेट हो रहा है। अब देखो वापस आते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, ये है अपना लॉज के बारे में जो बात कर रहा है। कौन से लॉज, थर्मोडायनेमिक के लॉज। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ो, और फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इसका नाम जीरो क्यों रखा गया, व्हाई इट इज टर्म्ड एज जीरो। कि साइंटिस्ट ना गिनती भूल गए थे, साइंटिस्टों को लगा, पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता है आप सबको, Yes, Yes. sir. बोलो Yes, अनम्यूट sir. करके सारे बोलो एक साथ, भसड़ करो एकदम, देखते हैं, बोलो बोलो। सर Law of- एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर Created, not destroyed, just transfer. हाँ, एनर्जी कैन नाइदर Can be created transferred. nor destroyed, but it Not can destroyed. only be transformed from one form of energy to another form of energy। सबने Yes, पढ़ा है, बढ़िया रटा है। तो साइंटिस्ट को भी यही लगा कि चलो बहुत बेसिक बात यही है, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया। फिर बाद में पता चला अरे इससे भी एक बहुत बेसिक बात है कि टेम्परेचर दो चीजों का बराबर है, और उसका मतलब ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, पेंसिल उठा लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका टेम्परेचर बी के बराबर है, ठीक है, और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है। तो मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो उनको बात ये लिखनी पड़ेगी फिर तो टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी बराबर हो गए। अब इस बात को लिखने के लिए कोई लॉ लिखना पड़ा, तो उसको बोला कि यार बेसिक तो वन से भी पहले सेट कर दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिस्कवरी वन के बाद हुई थी, बट जीरो नाम दे दिया गया। हाँ जी प्रिंस। ओके ठीक है, अब ये तो हो गई मजाक की बात। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। आपको बुखार हुआ, ठीक है, जैसे मुझे हो रखा है, अब मैं टेम्परेचर नापना चाहता हूँ अपने बॉडी का, तो मैं क्या करूंगा, थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रखूंगा, यस सर। सही बात है। अब ये टेम्परेचर मेजर कैसे हुआ, जो मेरी जीभ के नीचे का टेम्परेचर था वो थर्मोडायनेमिक्स के सेंसिंग पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा, तब वो मेजरमेंट हो गया। यस Yes, sir. तो कौन सा लॉ है जो ये गवर्न कर रहा है, जीरो। Zero. Zero. जीरो तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि टेम्परेचर मेजरमेंट कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, तो कौन सा हो गया, जीरोथ लॉ। जीरो Zero. दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि टेम्परेचर स्केल्स डिपेंड अपॉन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जितने भी टेम्परेचर स्केल है हमारे पास, कितने हैं जो हम पढ़ते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और Kelvin. ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये तीनों के सारे डिपेंड करते हैं किस पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो समझ आती है इतनी बात। फिर बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये क्या है बेटा, ये एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को ही बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
ठीक है, अब आपको चित्र दिख रहा है राइट साइड में, एक फिगर डायग्राम दिख रहा है, इसमें भरी हुई है आइडियल गैस। इस आइडियल गैस के अंदर जो ग्रीन कलर की गैस दिख रही है, अगर मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूँ, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, तो क्या होगा उस एनर्जी के साथ? दो तीन चीजें हो सकती है। द नंबर वन इज आइदर द एनर्जी कैन बी रिजेक्टेड, जो येलो कलर का आपको बाहर जाती हुई एनर्जी दिख रही है, हीट किया गैस को, कुछ हीट उसकी बाहर निकल गई, कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, डेल्टा यू इंक्रीज आ गया, और उसके अलावा जो बच गई उसके साथ क्या होगा बेटा? वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट, ये पिस्टन लगा है, इसको पुश कर देगी गैस अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे पुश करेगी तो प्रेशर डालेगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वर्क डन। तो तीन चीज हो गई, बाहर से आई हुई एनर्जी या तो बाहर चली गई, या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या फिर वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वन फॉर्म क्या था? हीट, दूसरा क्या था? इंटरनल एनर्जी, तीसरा क्या था? वर्क डन। इन सबको जोड़ा कि बाहर से आई हुई एनर्जी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में या फिर वर्क डन में। तो वर्क डन बाय द गैस प्लस नेट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द गैस इज इक्वल टू द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस। ठीक है, तो जो ये Q है इधर, Q ये क्या है? Q इनपुट और ये Q आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q इन माइनस Q आउट। तो ये नेट हीट है, नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और वर्क डन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। अब यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अच्छा डाउट है तो पूछो, फर्स्ट लॉ में कोई डाउट? किसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है जी? द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द इंटरनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस। तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस या फिर उनके इंटरेक्शन से रिलेटेड जितनी भी एनर्जी है उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, आप उनको हीट कर दो, तो हीट करने से क्या होगा? वो तेज तेज मूव करना स्टार्ट करेंगे कि धीमा धीमा? तेज तेज तेज। भाई हीट कर दी तो फास्ट फास्ट मूव करने लगेंगे। तो दैट इंटरनल एनर्जी जो उनके मोशन की वजह से आ रही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो उसी की वजह से अगर ज्यादा तेज, देखो मेरे हाथ को देखो, लेफ्ट हैंड को और ये राइट हैंड। अब प्रेशर बताना कौन से केस में ज्यादा होगा? पहला केस दिखा रहा हूँ कि जब मॉलिक्यूल्स इतना ऐसे आ रहे हैं, बॉम्बार्ड कर रहे हैं, एक केस ही होगा। केस नंबर 2 देखो, जब मॉलिक्यूल्स फास्ट फास्ट आ रहे हैं और जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं, तो कौन से केस में प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट में कि दूसरे में? सेकंड केस। अब ये दूसरे वाला केस कब होगा? जब आप हीट ज्यादा करते रहो, हीट करते तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी सिस्टम बाउंड्री पे इंटरेक्शन करेंगे और प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो दैट इज द पूरा कंसेप्ट आपको गैस का ऐसे दिखेगा, इंटरनल मोशन, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब गैस का पढ़ लिया, उसकी एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी। ये हम आमतौर पे देखते नहीं, इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है कि ये आता भी नहीं है, इसको छोड़ दो। जो आपको पता है वो क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन। यहाँ पे आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल। ठीक है, जूल्स पर केल्विन मोल ये इसका यूनिट है। और एक होता है आरसी, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये अगर आपको निकालना पड़े, पीवी इज इक्वल टू एन आर, ये आर बार है एक्चुअली ना, हम जनरली इक्वेशन में देखते हैं एन आर बार टी है, तो ये आर बार है। और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो इक्वेशन होती है उसमें हम लोग क्या लेते हैं? आर बार डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में आपको आर की वैल्यू रखनी है, तो दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो जनरली हमारे पास एयर होती है गैस, तो एयर के लिए जो वैल्यू है उसको आप याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर इज 0.287 into 10 to the power 3, 0.287 into 10 to the power 3 joules per kilogram Kelvin. This is called as characteristic gas constant. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आर दे रखा है कि आर बार दे रखा है, आपको यूनिट से पता चल जाएगा। पर किलोग्राम आ रहा है इधर देखो, अगर पर यूनिट मास आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर सीधा सीधा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस आपको पता है। अब वर्क डन की बात करते हैं। एनर्जी तो आपको पता है भाई जूल्स में आएगी, या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी वो भी जूल्स में ही होगी। बट वर्क डन किस तरीके से निकाल सकते हो? तो वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया।
प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, और उसको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बाउंड्री वर्क या फिर वर्क डन बाय अ गैस। ठीक है, जो पिस्टन था, पिस्टन इज ऑन द सिस्टम बाउंड्री, तो उस सिस्टम अपनी बाउंड्री को कितना पुश कर रहा है, दैट इज द बाउंड्री वर्क या वर्क डन बाय द गैस, और वो होगा प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन ए, तो फोर्स आ गया, और कितना पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। तो इसी को डेल्टा एक्स और एरिया को मल्टीप्लाई करो तो आपको चेंज इन वॉल्यूम मिल जाता है, इसलिए लिख देंगे पीडीवी वर्क, प्रेशर इनटू डेल्टा वी, दिस इज कॉल्ड एज पीडीवी वर्क या फिर वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम बाउंड्री। तो ये आपको पता है। अब एक चीज इसके बारे में खास बात क्या है कि पीवी डायग्राम पे एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एज वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क Work डन done. पीवी डायग्राम पे एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये सब समझ आया आपको। उसके बाद हमें साइन कन्वेंशंस देखने होते हैं कि वर्क सिस्टम को हीट दी तो क्या साइन कन्वेंशन लेना है, हीट रिजेक्ट हुई तो क्या ले, तो कुछ भी सकते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो दूसरे को नेगेटिव, लेकिन जो आमतौर पे मानी जाती है वो ये है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो मान के चलते हैं कि इट इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। अगर गैस एक्सपेंड होके सिस्टम हमें वर्क आउटपुट दे रही है तो वो पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, Yes. और अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं अपने हाथ से या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से और गैस पे वर्क डन कर रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव वर्क। तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ से देख लो एक बार अच्छे से, एक बार पढ़ लो, देन वी विल प्रोसीड टू द प्रोसेसेस की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। पढ़ लिया जी, सही है, मुस्कान ने पढ़ लिया। हाँ भाई, मजा आ रहा है? Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम कुछ नहीं है, किस स्थिति परिस्थिति में सिस्टम है वो बता देगा। जैसे इस बोतल में पानी है, अब इस पानी के बारे में कुछ बताना हो तो क्या बताएंगे, इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सब बता दे, इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो बता देंगे कि इस पानी के हालात क्या है या इस सिस्टम की स्थिति परिस्थिति या फिर स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। तो वी जनरली यूज 3 थिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर हमें पता है तो वी कैन कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा क्या हो सकते हैं स्टेट पैरामीटर, इंटरनल एनर्जी कितनी है, टोटल एंट्रोपी कंटेंट कितना है, एंथैल्पी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो ये सब भी होते हैं, बट 3 ही सफिशिएंट है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसलिए आप क्वेश्चंस में देखोगे तो 3 वैल्यू दे दी, मतलब कंप्लीटली डिफाइन हो गया। आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सफिशिएंट इनफ टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। चलो, फिर पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ लेना कि पाथ फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बेसिक बातें बता देता हूँ 2, कि पॉइंट फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू केवल सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करे। मान लो देखो ऐसा है, ये प्रेशर और ये Final वॉल्यूम, और initial. प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो प्रेशर कैपिटल पी और वॉल्यूम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब मान लो मैं बोलता हूं कि स्टेट ए स्टेट से चलकर सिस्टम जा रहा है बी स्टेट में। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीकों से ले जाया जा सकता है, एक पाथ ये फॉलो कर लिया जी, एक ये फॉलो कर लिया, कुछ ऐसा फॉलो कर लिया, ठीक है, कुछ और भी भयानक फॉलो कर लिया, घुमा फिरा के लेके आया यहाँ तक आ गया। तो जो चीजें इस पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेंगी वो चीजें होंगी क्या, पाथ फंक्शंस, और जिनकी वैल्यूज केवल ए और बी पे ही डिपेंड करेगी कि कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे पहुंचे, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉइंट Point फंक्शन। function. जैसे कि स्टेट वेरिएबल्स बताए बेटा, तो ऐसे लिखेंगे ना, टेम्परेचर एट बी, वॉल्यूम एट बी, प्रेशर एट बी, तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर पॉइंट फंक्शन। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर एट ए, प्रेशर एट ए, वॉल्यूम एट ए, ये सारे पॉइंट फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होगा, अभी बताया था, पीवी डायग्राम पे एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा, Work done. वर्क अब डन। देखो, अगर मैं एरिया अंडर द कर्व में प्रोसेसेस बोल रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1, 2 और 3 के अंदर अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालू तो क्या अलग अलग वैल्यू आएगी, Yes, sir.
भाई 1 3 के नीचे तो इतना एरिया आ गया, अगर 2 के नीचे लगाता तो 3 वाला प्लस ये येलो वाला, और अगर 1 के नीचे एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो येलो भी और ग्रीन भी और ब्लू भी, इन सबको जोड़ो। तो प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एरिया अंडर द कर्व चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, है ना, कि कौन से पाथ से ले जा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वर्क डन कितना है। तो वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, और जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो क्या है बेटा, पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखो, पेपर के लिए इतनी सफिशिएंट है, टाइम हो तो इनको पढ़ लेना यहाँ पे। चलो अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसका एक बार फॉर्मूला पढ़ो और ये डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन आपको टेम्परेचर रेज करना है किसी भी गैस का, तो वही क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। अब इसके दो टाइप होंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इंक्रीज करना है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। Q इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी होता है, तो Q बाई एन डेल्टा टी करोगे तो आपको CV मिल गया। सिमिलरली अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो इट विल बी Q बाई एन इंटू डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कौन से वाली ज्यादा होती है आप ये बताओ, कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की, प्रेशर की। प्रेशर की। क्यों क्यों होती है बताओ। ये फॉर्मूला होता है ना, सर मेयर्स इक्वेशन आ जाती है। CP माइनस CV। हाँ, तो मेयर्स इक्वेशन से आता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, लेकिन अभी सुनो क्यों ज्यादा होती है, देखो चित्र से समझेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ये है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर लगा दिया क्या, पिस्टन। अब इसमें भर देंगे क्या, आइडियल गैस। आइडियल गैस। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे नीचे से, हीट दी। अब देखो हमें हमें करना क्या है, हमें इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आना चाहिए। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर करना चाहूं तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, मान लो बाहर से P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, P नॉट प्रेशर। तो अगर मैं हीट कर रहा हूं तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए जैसे हीट करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम बाउंड्री पे कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए गैस क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंशन होगा यानी कि इस पिस्टन को ऊपर मूव करा सकता है गैस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर पिस्टन मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वर्क आउटपुट हो जाएगा, वर्क डन। यस सर। तो वर्क डन हो गया तो नेट हीट की वैल्यू बढ़ गई ना यार, डेल्टा यू तो आया ही आया और साथ में क्या आ गया, वर्क डन भी। एनर्जी फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और अगर यही काम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना होता तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते तो क्या होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते तो ये पिस्टन हमारा फिक्स्ड रहता, पिस्टन को मूव करने की अनुमति होती ही नहीं। तो अगर पिस्टन फिक्स्ड रहता तो वर्क आउटपुट कितना रहता, फिर 0। तो फिर जो हीट सप्लाइड है वही डायरेक्टली क्या हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक्स्ट्रा हीट कब देनी पड़ी, जब सिस्टम ने कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए कुछ वर्क डन कर दिया, तो वर्क डन वाला कंपोनेंट नहीं है। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बात आपकी भी सही है कि सर आप बोलते हो CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। ठीक है, देखो यही बात आगे लिख रखी है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब समझ आया। दूसरी चीज क्या होती है, गामा। गामा होता है एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट, इसकी रेशियो होती है CP बाय CV। तो CP बाय CV इज इक्वल टू गामा एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इन दोनों को यूज करके कुछ फॉर्मूला आते हैं क्या, पहले CV का, CV आपको पता है कम होती है वैल्यू तो R अपॉन गामा माइनस 1, और CV ज्यादा होता है तो गामा से और मल्टीप्लाई कर दो, गामा इंटू CV, यानी कि गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो इससे एक चीज साबित होती है कि गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, यस सर।
अब ये सब हमें समझ आ गया। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। क्लास में अटेंड कर जाओगे तो थर्मो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब क्वेश्चंस की बारी आने वाली है, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। और जो बच्चों को थकान महसूस हो रही है ना, हथियार डाउन हो रहे हैं, अरे सर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आधा घंटा और सहन कर लो बस, फिर कल पढ़ाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेट्स that a thermodynamic system undergoes as it evolves from initial state to final। तो भाई कुछ बात नहीं है, ए से बी पे जा रहा है तो इसके बीच में कुछ कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी ऐसे ऐसे, तो उन सभी को जोड़ के जो आ गया वही क्या कहलाया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स कंबाइंड टुगेदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी ए से बी बदलाव हुआ सिस्टम में, वही क्या कहलाया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है। टेस्ट का टाइमिंग जो संडे का है वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज लोकेश सर से पूछ लीजिए आप, वो आपको बेटर बता पाएंगे बेटा। ठीक है। फिर बात है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जिसको बहुत धीरे धीरे कैरी आउट किया जाए। कैसे? ऐसे, यानी कि हमें हर एक इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में जानकारी है। जब मैं ए से बी पे ले जा रहा हूँ सिस्टम को, तो मुझे आई हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी इंटरमीडिएट स्टेट। जो इसके बीच में स्टेट है उन सभी के बारे में पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी का मतलब क्या है? फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, और ये हर पॉइंट के लिए पता है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरी स्लो प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसलिए आप देखोगे अगर ग्राफ पे सॉलिड लाइन है, इसका मतलब इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको इनफाइनाइटली स्लोली कैरी आउट किया गया है, क्वासी स्टैटिकली कैरी आउट किया गया है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को पूरा टाइम दे दिया गया ताकि हम इनकी वैल्यूज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की निकाल सकें, है ना। और अगर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वी आर ओनली, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें केवल पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में पता होता है, स्टार्टिंग स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ इट ऑन अ डॉटेड मैनर। तो दैट इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मतलब लगभग रुका हुआ प्रोसेस, तो बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब जैसे मान लो कोई पिस्टन चल रहा है, कोई या इस इंजन है, इंजन घूम रहा है, पिस्टन अप डाउन मोशन कर रहा है, तो गैस है वो, दैट इज वेरी फास्ट मोशन, तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस टाइप के प्रोसेसेस को बोलते हैं दे आर इरिवर्सिबल। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर 3-4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबारिक। आइसोबारिक। वॉल्यूम कांस्टेंट तो तो आइसो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, और एनर्जी इंटरेक्शन जीरो तो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। तो सभी को देखेंगे इनके फॉर्मूलाज। अब आप कॉपी पेन ले लो, फॉर्मूला में बताऊं वो आप लिखते चले जाना, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है इनके बारे में। सबसे पहला आइसोथर्मल, यानी कि वाइल मूविंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। अब देखो प्रोसेस हो रहा है तो ए से बी पे तो जाना पड़ेगा, बट जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट, और इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? टेम्परेचर एट ए एंड टेम्परेचर एट बी बोथ आर इक्वल, तो इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसके बीच में एक और बात बताऊं, हर एक इंटरमीडिएट स्टेट पर भी टेम्परेचर सेम रहेगा। इंटरमीडिएट स्टेट जितनी भी होंगी, क्योंकि इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस मान के हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ए टू बी सॉलिड लाइन है, तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेट पर भी वही टेम्परेचर होगा जो ए पे है, बी पे है ना। तो सारे का सारे प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज कॉन्स्टेंट। तो ए टू बी मूव कर रहे हैं तो इट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए आप लिखो, फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिलेगा भाई? देखो, U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। ये टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर व्हाट? फॉर एन आइडियल गैस। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वो क्लोज सिस्टम जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, उसी पे सारा कैलकुलेशन चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि U इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है U। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब U भी क्या रहेगा? कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल।
ठीक है ना, चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर की कुछ तो वैल्यू है बट वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यू की भी कुछ वैल्यू रहेगी और यू चेंज नहीं होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो फिर फर्स्ट लॉ से क्या लिखते थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ अगर लिखें तो वो 0 हो गई ना। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज फॉर आइसोथर्मल। और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का ये फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लो, पीवी ln v2 बाई v1, पीवी ln p1 बाई p2। तो पीवी क्या होता है, एनआरटी, ये लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिया, हाँ चलो। फिर दूसरा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में अभी बताया कि हीट कितना होगा, वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी हीट ट्रांसफर 0। तो फिर क्या हो गया, फर्स्ट लॉ से मतलब ये हुआ कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, तो एन आर टी वन माइनस टी टू बाई गामा माइनस वन, या फिर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन। ये लिख लो फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला जरूर लिख लो। ठीक है जी, ये जो रिलेशन डिराइव करा है वो कैसे करा है, टी वी की पावर गामा माइनस। टी वी की पावर गामा माइनस वन कहाँ पे, अच्छा ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है। जो नीचे एक बॉक्स नहीं है हाँ हाँ हाँ, एडियाबैटिक के लिए टी वी टू द पावर गामा माइनस पीवी की पावर गामा माइनस पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, इसमें आइडियल गैस की इक्वेशन लगाओगे तो ये दोनों रिलेशन आ जाएंगे। अगर आपको ये लगा के देख लेना, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो यही सफिशिएंट है, पीवी टू द पावर गामा। इसके जरूरत तो रेयरली पड़ती है, बस मैंने डाल रखा है नोट्स के अंदर, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। पीवी की पावर जो आइडियल गैस की इक्वेशन है उससे आ जाएगा, ये करोगे तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना आप, ये वाला। ये सर। हाँ, इनको इनको छोड़ दो, अगर नहीं आ रहा तो इससे आएगा, पीवी की पावर एन माइनस पीवी की पावर एनआरटी से आएगा। बेसिकली पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट का मतलब होता है एडियाबैटिक। ठीक है, इतना ही काफी है। ये याद रहना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला, इसको याद कर लो और बाकी assumptions है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आपने ये सब। यस ठीक है, अब अगला प्रोसेस आया आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या करोगे, कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, पीडीवी वर्क होता है तो प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या हो गया, पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। ठीक है, पीवी पी डेल्टा वी या फिर पी को रिप्लेस करोगे तो एन आर डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, वर्क डन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस के। ठीक है, ये लिख लिया। इनके प्लॉट भी देख लेना बेटा, एक बार ये प्लॉट भी देख लेना। ठीक है, एक चीज एक में कंफ्यूजन आएगा, वो बता देता हूँ। आइसो थर्मल और एडियाबैटिक में उसको मैं करा दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा वो। अदरवाइज ये देखो, आइसोबैरिक क्या है, आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम के पैरेलल लाइन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा और आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, ब्रेड्थ इनटू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ आ गई डेल्टा भी और ब्रेड्थ क्या है, प्रेशर की वैल्यू, तो वही पीडी भी आ गया। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सिस्टम अपनी डायमेंशंस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, सिस्टम अपनी वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं कर सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन फिर 0 आ गया। वर्क डन 0 आ गया तो आपको हीट सप्लाइड क्या मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये किसके लिए वैलिड है, रिलेशन फॉर आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए आप चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, ये सीधा लिख सकते हो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब जब फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि यू के बाद वी आता है तो यू के साथ वी आएगा, सीधी बात है। कोई एन सी पी डेल्टा टी मतलब लिखना, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये फॉर आइडियल गैस, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, आइडियल गैस है तो हमेशा ये यूज कर सकते हो आप। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। अब सारे के सारे प्रोसेस आगे, सब में वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया। अब धीरे धीरे देखो क्वेश्चन करते हैं। करो, कहानी सुन ली बहुत, अब सवालों का सिलसिला। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ मैटर? कौन सा स्टेट वेरिएबल नहीं है? डी, है ना। स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? स्टेट वेरिएबल यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर पॉइंट फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। और डी क्या है? डी इज ए पाथ फंक्शन, सो डी इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब लोगों ने अच्छा सही किया आंसर, शाबाश। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब डाउट आता है इन बिटवीन आपको, तो आप हैंड रेज कर लेना बेटा, ठीक है। किसी को भी डाउट आए तो हैंड रेज कर लेना, ताकि मैं आपसे डाउट पूछ सकूं कि क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम क्वेश्चन करते चलेंगे आगे। Which of the following is incorrect regarding the first law of thermodynamics? इनमें से स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है? It introduces the concept of internal energy. It introduces the concept of entropy. It is a restatement of the principle of conservation of energy. None of the above. तो गलत बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हाँ, देखा देखा देखी में सी कर रहे हो तुम। अरे अरे बुद्धू क्या कर रहे हो इतना पढ़ाने के बाद? हाँ, बी, जिनका आंसर बी है वो सही है, ठीक है। सी जिन्होंने दिया वो अपने आंसर को करेक्ट करो बेटा। देखो इन्होंने पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी बताया था। इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन से ही आता है। इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी तो पढ़ा ही नहीं है। एंट्रोपी किस कहां से आता है बेटा? कौन से लॉ से आता है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो आता है ना, उससे पता चलता है एंट्रोपी के कंसेप्ट का। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? स्टेटमेंट नंबर बी, बी। ठीक है। डाउट है किसी को इस बात में? No. ठीक है। अब तक जितने बच्चों को ये इस पॉइंट तक समझ आया, दिल भेजो। आज तो मैं भी भेज देता हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरे दिल भी ले ही लो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें गुस्से वाली चीज दिखाऊं, अगर नहीं करोगे तो देखो ये देखो, गुस्सा भी आता है मुझे, क्यों नहीं आ रहा? नहीं हो रहा सर। देखो देखो आ गया, दिखा। तो कोई कोई गड़बड़ करेगा तो मेरे अंदर का वो पोकेमोन जग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब करते थोड़ा सा अच्छा सवाल। ये तो हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। इसका मिटाया था मैंने, मिटा क्यों नहीं? चलो, आपको वीटी डायग्राम दिया है, आपको पीवी डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वीटी डायग्राम में से पीवी वाला कौन सा है इसका सही डायग्राम, ये क्वेश्चन है। द साइक्लिक प्रोसेस, इसका वीटी डायग्राम दे दिया, आपको पीवी वाला बताना है। इसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम, इसी साइकिल का पीवी डायग्राम कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? ट्राई करो, फाइंड आउट करो। ए से बी कौन सा प्रोसेस है, बी से सी कौन सा है, सी टू ए कौन सा है। जो जो आइडेंटिफाई हो जाए उनको आइडेंटिफाई करके ट्राई करो। तो फिर चैट बॉक्स में आंसर दो, टाइम ले सकते हो अपना। 5:30 बाय 5:32 तक का टाइम ले लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं मैं, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। थोड़ी हेल्प जैसे B2C प्रोसेस कौन सा है बेटा? यहाँ पे B2C कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। वॉल्यूम एट B इज इक्वल टू वॉल्यूम एट C। भाई वॉल्यूम एट B जो भी होगा और वॉल्यूम एट C ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आइसोकोरिक है। अब ढूंढो कि B2C कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, तो कौन कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है? D में है। B2C D में कौन सा प्रोसेस है? नहीं है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होना चाहिए? पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, जैसे वर्टिकल लाइन होनी चाहिए B2C। अब ये देखो कि प्रोसेस का डायरेक्शन क्या है। B से C पे जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। और वॉल्यूम क्या हो रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर के साथ क्या होगा बेटा? अरे अभी इतना बताया, मान लो एक डब्बा है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसमें गैस भरी हुई है, तो प्रेशर किस वजह से था? बोम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द सिस्टम बाउंड्री। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बोम्बार्डमेंट ज्यादा होगा, तो प्रेशर भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था।
हाँ, और अगर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर कम कर दिया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, कम, तो प्रेशर क्या होगा, मुझे तो कम। तो बी टू सी की जो लाइन है वो वर्टिकली ऊपर से नीचे मूव होती हुई होगी कि नीचे से ऊपर, प्रेशर बढ़ेगा कि ऊपर से नीचे। नीचे ना, प्रेशर घट रहा है। देखो फिर कौन कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से मूव करो और फिर फाइंड आउट करो ऑप्शन इसका। 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गायब हो जा रहा हूँ आपके सामने से, ट्राई करो, गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। अच्छा बेटा ये बताओ, प्रोसेस ए टू बी क्या है, ए से बी वाला प्रोसेस, इधर डायग्राम में ए से बी प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। आइसोबैरिक, कैसे बता सकते हो आप, बताओ। सर वीटी का ग्राफ होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम और वीटी कौन टेम्परेचर का वीटी कांस्टेंट होता है, क्यों, देखो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू पीवी, एनआरटी। पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ द कर्व, मान लो इसका स्लोप की बात करें थीटा की, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वी बाई टी, तो वी बाई टी क्या होगा बेटा, वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट स्लोप है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, थ्रू आउट कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट होने के लिए प्रेशर को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसलिए ए टू बी इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको बोलेंगे आइसोबैरिक। तो अब ढूंढो आइसोबैरिक कहाँ पे है, आइसोबैरिक ए से बी, यहाँ है ना, ये दिख रहा है, देखो, सी में। है ना, यस सर। और इधर क्या है, ए से बी, ये भी सेम है, ये भी सही है, ठीक है, सारी चीजें इधर सेम है, बट इधर ए में क्या है, ए में अपवर्ड मूविंग था, बी में डाउनवर्ड मूविंग था, तो हमने देख लिया बी टू सी में आपका प्रेशर तो कम होगा, तो ऑप्शन बी बच गया और ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन सी और बी में से डिसाइड करने के लिए वी कैन यूज प्रोसेस ए बी। ए बी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं है क्योंकि कर्व्ड लाइन है और इधर स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं कि विच इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बेहतरीन, ठीक है। देखो शुरू में समझ नहीं आ रहा था, अब हो गया ना, तो ऐसे ही हो जाता है हल्के हल्के। अब देखो, किसी को डाउट है इसमें, नहीं है। अब ये देखो भयंकर सवाल आपकी स्क्रीन पे, करो करो और फिर जल्दी जल्दी गलत आंसर दो ताकि फिर मैं सही आंसर दे पाऊं। आनंद ने आंसर दे दिया है, गलत है या सही है वो नहीं पता है। भाई इतनी देर का सवाल था ये, हो जाना चाहिए था। 1 मिनट और लो, फिर करेंगे मोए मोए आपके साथ।
क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत है बेटा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि ये पता चल जाएगा कि एक में डेल भी 0 हो जाएगा, पी 0 हो जाएगा। देखो सवाल का बनाते चित्र, छोड़ दो कितनी आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग प्रोसेस ए है, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस बी है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है कोई बात नहीं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हीटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट मान लो बी, अब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, एक बार कांस्टेंट प्रेशर से और दूसरे बार कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो यहाँ से स्टार्ट होके मान लो एक प्रोसेस ये होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब इसको ये मत देखना कांस्टेंट प्रेशर नहीं दिख रहा सर, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, जो दिख रहा है ठीक है, ठीक है। दो प्रोसेस हैं, एक 1 और एक 2। 10 डिग्री सेल्सियस से हीट हुई है, टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट बी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ चाहे प्रोसेस ए टू बी 1 नंबर से ले जाओ या 2 नंबर वाले प्रोसेस से ले जाओ, जा तो ए से बी पे ही रही है, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, और ये की आइडियल गैस है। तो मैंने अभी आपको बोला था U इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, ठीक है बेटा। तो U जो है आइडियल गैस होगा तो UA की वैल्यू कुछ है मान लो, जो भी वैल्यू है, और इधर UB की वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं बिकॉज दे डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। तो बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा दोनों केसेस में? डेल्टा U फॉर प्रोसेस A टू B यानी 1 वाला इज इक्वल टू डेल्टा U फॉर प्रोसेस A टू B 2 वाला। तो दोनों ही केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज रहेगा, वो क्या रहेगा? बराबर। अरे बराबर रहेगा इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आइडियल गैस है और ए टू बी जा रहा है 10 डिग्री से 20 डिग्री, तो टेम्परेचर चेंज तो फिक्स्ड हो गया ना, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज भी फिक्स्ड ही हो गया। तो डेल्टा यू एट ए एंड डेल्टा यू एट बी ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जिनका गलत हुआ है वो डाउट पूछो, क्या समझ नहीं आया, गलत हुआ है वो बच्चे डाउट पूछो एक बार। जिन्होंने गलत आंसर दिया वो डाउट पूछो ना, समझ आ गया फिर? यस सर। इंटरनल एनर्जी चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। तो 10 डिग्री से बढ़कर टेम्परेचर 20 हुआ है, अब जो मर्जी प्रोसेस यूज हुआ हो, चेंज इंटरनल एनर्जी तो फिक्स ही रहेगा ना। वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी पड़ती तो फिर हम ये यूज करते कितना मास है, कितना सीवी है ना, एमसीवी डेल्टा टी वो यूज करते, लेकिन हमें तो केवल रिलेशन बताना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये वाला करो। Which of the following statement is correct for any thermodynamic system? The internal energy change in all processes. इंटरनल एनर्जी हर प्रोसेस में चेंज होती है। कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो सभी प्रोसेसेस के लिए बराबर मतलब ट्रू है? इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। स्टेटमेंट बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस बिल्कुल नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कहाँ चेंज होगी? आइडियल गैस है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर सिस्टम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं आइडियल गैस। तो एज्यूमिंग द सिस्टम टू बी एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऑप्शन ए गलत। इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस, ये सही बात है, इस पे बाद में आएंगे। सी और डी को गलत कर लेते हैं। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। तो एंट्रोपी एक स्टेटमेंट पढ़ते हो आपकी, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। बट क्या हो सकता है कि आप किसी सिस्टम से एंट्रोपी बाहर भी तो निकाल सकते हो, तो एंट्रोपी जनरेटेड इनसाइड सिस्टम कैन बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स। तो उस केस में नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन ऑलवेज बी जीरो, कोई इशू नहीं है।
कैन बी जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ये तो बिल्कुल बुद्धुओं वाली बात है। अगर ऐसा होता तो फिर फॉर्मूला क्यों लिखते, यस सर। P1 V1 माइनस P2 गामा माइनस वन, वो लिखते ही क्यों फिर, जीरो ही होता तो जीरो लिख देते, जैसे आइसोकोरिक में लिख दिया। तो डी तो गलत है। तो ऑप्शन बी ही सही है, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। आप सभी ने सही आंसर किया इसका, बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करेंगे, ये और कर दो फिर छोड़ दूंगा, फिर कल करेंगे बच्चे हुए सवाल। और एक दो कंसेप्ट बचे, थर्मल कंडक्शन का, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का, वो कल कराऊंगा। फेज चेंज के क्वेश्चन बचे हैं, स्टेट में चेंज होता है ना। सर ये सब पूरी लिमिट, पीडीएफ वो ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा भेज दूंगा। If the ratio of specific heat of a gas at constant pressure to that at constant volume is gamma, the change in internal energy of a mass of gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure is, वॉल्यूम बढ़कर हो गया 2V, आपको बताना है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ये यूज करो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। CV का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस वन। तो R अपॉन गामा माइनस वन इज द फॉर्मूला फॉर CV। तो दोनों फॉर्मूलाज आप यूज करके ट्राई करो। हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी और CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस वन। इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, तो जब सब्सटीट्यूट कर दोगे तो फिर यू कैन राइट PV इज इक्वल टू NRT, है ना, उसके अंदर PV आ जाएगा, NRT को रिप्लेस करके PV कर लो। और V पे जो चेंज है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, V से बढ़कर 2V हो गया, तो डेल्टा V कैन बी रिटन एज 2V माइनस V। फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। देन गिव मी द राइट आंसर। समझ आया क्या बताया बेटा, है ना, दो तीन चीजें बताई हैं, तो उसको करो। देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला जो आपको यूज करना है फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू, अभी बताया था, यू के बाद वी आता है NCV डेल्टा टी, ठीक है बेटा। और CV क्या होता है, CV इज लेस देन CT, तो क्या होता है R अपॉन गामा माइनस वन। ऑल्सो वी नो दैट P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा टी। इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है। आपको डेल्टा V की वैल्यू पता है, डेल्टा V क्या है बेटा, V2 माइनस V1 यानी 2V माइनस V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V। ये सारी चीजें आपको पता है। आपको क्या बताना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला है डेल्टा यू, सबको डालो। देखो कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, अमर ने सही आंसर दे, वैभव ने, पुष्पा ने, सब ने आंसर दे दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शाबाश, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, और अगर Yes, सारी sir. चीजें ठीक ठीक पता हो तो देखो आंसर आ जाता है ना। नहीं तो बच्चा देखेगा अरे क्या हो गया, सब कुछ कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, तो है ना, तो इतना नहीं। तो ठीक है बेटा, अब मेरी एक मीटिंग है, बचे हुए क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा जस्ट आफ्टर द मीटिंग। इसमें दो चार क्वेश्चन बचे हैं, वो आप करना ट्राई, इनको करेंगे, देन वी विल गो टू द थर्मल कंडक्शन और फेज चेंज वाला पार्ट, फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कल।
और उन सबको करके हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर टाइम मिलेगा तब केटीजी के और देखेंगे जो आते हैं, ठीक है, ओके सर। उनको कंप्लीट, ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है। होगा। बाय बेटा।